हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट पेपर 1 का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। यानी कि इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में पेपर हुआ है, और इसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 to 40। क्योंकि ये मैथमेटिक्स का चैनल है, इसलिए वी आर डिस्कसिंग ओनली मैथमेटिक्स पोर्शन है। उसमें से भी मैं क्वेश्चन नंबर 30 to 35 ऑलरेडी से प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। और यहाँ पे इसीलिए हमने 36 to 40 लिया हुआ है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिसंबर 2019 का ये पेपर है। और अगर आप पहले वाला भी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। तो वो वीडियो, वो क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे लिख के बताइए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद हम आंसर्स के बारे में बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज ओब्लिक TLM कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं, या फिर TLM। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ TLM क्या होता है। मैंने यहाँ पे रेड में सबसे नीचे दिया भी हुआ है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको नहीं पता तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल उन्हें कहते हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, सो ऐसे कौन से वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं जो कि एक टीचर यूज़ कर सकती है किस चीज़ के लिए? ये शो करने के लिए कि दो रेक्टेंगल का जिनकी डिफरेंट डायमेंशन है, यानी कि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। लेंथ और रेक्टेंगल में क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ होती है। डिफरेंट डायमेंशन मतलब कि दोनों रेक्टेंगल्स की डिफरेंट लेंथ है और डिफरेंट ब्रेथ है, उनका सेम एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपको दिखाना है दो डिफरेंट डायमेंशन वाले रेक्टेंगल का सेम एरिया है। दूसरी चीज़ क्या है, उसमें एक ट्विस्ट ये है कि विदाउट यूजिंग फार्मूला, यानी कि फार्मूला देख के तो बता सकते हो कि भाई क्या फार्मूला है, और मतलब फार्मूला पुट किया और आपने बता दिया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको बिना फार्मूला यूज़ करे हुए आपको बताना है। इसीलिए तो यहाँ पे रिसोर्सेज और TLM दिया हुआ है, यानी कि आप विद द हेल्प ऑफ किसी मटेरियल की हेल्प से तो समझाओगे ना आप। अदरवाइज तो अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप सिंपल फार्मूला लेके बता दोगे। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपके वो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग फार्मूला। सो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्केल, सेकेंड ऑप्शन है ग्राफ पेपर, थर्ड ऑप्शन है थ्रेड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टाइल्स। ओके, समझ में आ गया? ये 4 ऑप्शन है। सो अब इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, बी और डी। बी क्या है? ग्राफ पेपर, और डी क्या है? टाइल्स। स्केल और थ्रेड इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। स्केल और थ्रेड से नहीं बता सकते, ग्राफ पेपर और टाइल से हम बता सकते हैं कि दो डिफरेंट डायमेंशन वाले रेक्टेंगल का सेम आपका एरिया होता है। कैसे बता सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये ऑप्शन देख लेते। बी एंड डी था, ओनली सी, ए एंड डी, ओनली बी। तो आपको बता चुके बी एंड डी है। अब यहाँ पे जो है मेन ये चीज़ है। ओके, ये देखिए, ये मेरा मैंने यहाँ पे दे रखा है ग्राफ 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, देखिए ग्राफ 1 में, और ग्राफ 2 में भी मैंने एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ 1 में आप देखिए ये जो लेंथ होती है, लेंथ कितनी है यहाँ पे? ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे ग्राफ 1 में आपका ये ब्रेथ है आपकी, सॉरी, और दिस इज़ 1 इज़ योर लेंथ। ओके, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ योर ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपकी? 2, और ब्रेथ कितना है? 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ 2 ब्रेथ 4। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 4 इंटू 2, जो कि आ गया 8। ठीक है, ये हो गई ग्राफ 1 के बाद। अब ग्राफ 2 में देखिए आप, लेंथ यहाँ पे 4 है और ब्रेथ 2 है, यानी कि चेंज होगी ना डायमेंशन। यहाँ पे लेंथ 2 थी, यहाँ पे लेंथ 4 है, यहाँ पे ब्रेथ 4 थी, यहाँ पे ब्रेथ 2 है, तो डायमेंशन चेंज होगी। लेकिन जब हमने एरिया निकाला ग्राफ पेपर 2 का, तो वो भी 8 आया। तो यानी कि हो सकता है ना ऐसा। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करिए कि दो डिफरेंट डायमेंशन वाले रेक्टेंगल का एरिया सेम हो सकता है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। सेकंड, मुझे यही चीज़ बतानी है विदाउट यूजिंग फार्मूला। अब आप सोचो कि यहाँ तो फार्मूला बताया है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? ये मैंने फार्मूला आपको सिर्फ इसलिए बताया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि दो डिफरेंट डायमेंशन वाले रेक्टेंगल का एरिया सेम हो सकता है। ओके, तो मैंने आपको इसलिए ये चीज़ें बताई हुई है।
अब मैं आपको बताती हूँ ग्राफ पेपर की हेल्प से। यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल ये रहा। अब आप मैंने क्या ऑप्शन दिए थे, ग्राफ पेपर एंड टाइल्स। अब क्योंकि यहाँ पे सेम आपको पता चल रहा है ग्राफ पेपर है, तो अब देखिए आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, तो आप इसके ये जो आप स्क्वायर्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका 8 जो है वो आंसर है। ठीक है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर जिस भी आपने यूनिट में लिया हुआ है। ओके, अब यहाँ जबकि यहाँ पे लेंथ कितनी थी 2 और ब्रेथ थी 4। अब इस वाले केस में आता है, यहाँ पे लेंथ कितनी है 1 2 3 4, ब्रेथ कितनी है 2। यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है। यानी कि आपने देखा कि ग्राफ पेपर से मैं कितनी ईजिली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि सेम एरिया है, तो इसीलिए मैंने ग्राफ पेपर ऑप्शन में लिया। सेकेंड ऑप्शन क्या लिया था हमने, टाइल्स। अब आप इनको टाइल्स ही ले लीजिए, जो मैंने आपको स्क्वायर दिए टाइल्स की फॉर्म में ही तो है। तो इसलिए इन दोनों की हेल्प से मैं बिना फॉर्मूला यूज़ करे भी बच्चों को समझा सकती हूँ कि 2 डिफरेंट डायमेंशन वाले रेक्टेंगल्स का सेम एरिया हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005। ओके, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे पूछ रहा है, आपको 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स यानी कि प्राइमरी वाले बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, 1st to 5th क्लास के बच्चों को जो हम मैथमेटिक्स का पढ़ाते हैं, उनमें जो करिकुलम है एज़ पर NCF 2005 के अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा टॉपिक नहीं है। ध्यान से सुनिए, नॉट अ पार्ट ऑफ। ओके, कौन सा इन चारों में से टॉपिक नहीं कवर होता प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम में। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सिमेट्री, सेकंड ऑप्शन इज रेशियो, सेकंड ऑप्शन इज पैटर्न, थर्ड ऑप्शन इज रेशियो एंड फोर्थ ऑप्शन इज टेसलेशन। सिमेट्री आपको पता है, सिमेट्री के ऊपर मैं अपना डिफरेंट वीडियो अपने इस चैनल में डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके देखिए और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सिमेट्री चैप्टर। सेकंड पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न होते हैं आपके, ओके, वो भी इसमें समझ में आ जाएगा आपको सिमेट्री में। थर्ड वन इज़ योर रेशियो एंड फोर्थ वन इज़ टेसलेशन। यहाँ पे कई लोगों को डाउट होगा टेसलेशन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे टेसलेशन समझाया हुआ है। टेसलेशन इज़ अगेन अ टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, यानी कि शेप्स टाइप का ही होता है। जैसे लाइक ज्योमेट्रिक शेप होती है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इस तरह की शेप्स को ही हम टेसलेशन बोलते हैं। अब आप ये सब आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिमेट्री तो चैप्टर है ही हमारा 1st to 5th में, ठीक है, क्योंकि शेप्स वगैरह सिमेट्रिकल चीज़ें बताई जाती हैं। पैटर्न्स भी डेफिनेटली छोटे बच्चों को पैटर्न से ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। टेसलेशन इज़ अगेन कि मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक शेप का ही पार्ट है, जो कि हम प्राइमरी करिकुलम में डालते हैं। तो क्या बच गया, रेशियो, यानी कि रेशियो जो है वो हमारा 5th के बाद स्टार्ट होता है। इसीलिए प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005 के अकॉर्डिंग रेशियो ऐसा टॉपिक है जो कि उसमें नहीं है, यानी कि नहीं कवर होता। ये तीनों कवर होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेशियो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू एक्सप्लेन 1/4। यानी कि आपके पास अगर आपको एज अ टीचर किसी बच्चे को ये समझाना है 1/4 क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे, यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी। ओके, अब आप सुन लीजिए, स्ट्रैटेजी यानी कि आप चारों तरीके से समझा सकते हो 1/4, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा कौन सा होगा जिससे बच्चा समझ जाएगा। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप प्राइमरी वाला पेपर देने के लिए जाते हैं, प्राइमरी यानी कि जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ 1 to 5th के बच्चों के लिए, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप उस लेवल को ध्यान में रख के आंसर दीजिए। कभी भी बड़े बच्चों को ध्यान में रख के मत दीजिए, क्योंकि हर चीज़ को समझाने के 2 तरीके होते हैं। छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट तरीका होता है, बड़े बच्चों के लिए डिफरेंट तरीका होता है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एज अ छोटे बच्चों को ध्यान में रख के पूछे जाते हैं। तो यानी कि अगर आपको किसी छोटे बच्चे को 1/4 एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे समझाओगे। ओके, तो ये 4 तरीके। सबसे पहला तरीका है यूजिंग पेपर स्ट्रिप, सेकंड है यूजिंग डेन्स ब्लॉक, थर्ड है यूजिंग नंबर चार्ट एंड फोर्थ इज यूजिंग LCM मेथड। ठीक है, LCM मेथड से आप जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते। यूजिंग नंबर चार्ट से भी 1/4 भी बच्चों को इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। डेन्स ब्लॉक से भी नहीं समझ में आएगा। डेन्स ब्लॉक होते क्या है ये मैंने नीचे दिया हुआ है। यूजिंग पेपर स्ट्रिप इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट मेथड, जिससे बच्चों को एकदम सटीक तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा ये मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे पहले मैं जान लेते हैं कि डेन्स ब्लॉक क्या होते हैं। Deans are wooden or plastic cubes, rods and flats used to support children basic maths, यानी कि ब्लॉक टाइप का ही होता है, क्यूब टाइप का होता है, जो कि बच्चों की बेसिक मैथ को समझाने के लिए ही यूज़ होता है, यानी कि मैथ्स का ही एक ब्लॉक्स टाइप के पार्ट होते हैं। अभी किस चीज़ के काम आता है, डीन्स आर यूज्ड बाय स्टूडेंट व्हेन लर्निंग मैथमेटिकल कंसेप्ट सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर सेंस एंड प्लेस वैल्यू।
तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर सेंस, प्लेस वैल्यू के लिए डीन्स ब्लॉक यूज़ होते हैं। तो हमें तो यहाँ पे 1/4 देखना है, फ्रैक्शन देखना है, फ्रैक्शन के लिए तो डीन्स ब्लॉक यूज़ ही नहीं होते, तो इसलिए डीन्स ब्लॉक ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कईयों को डाउट होता है कि डीन्स ब्लॉक है, कहीं वो तो आंसर नहीं है, नंबर चार्ट एंड एलसीएम तो नहीं है, साफ पता चल रहा है। ओके, सो ये तीन तो मैंने आपको बता दी क्यों नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी पेपर स्ट्रिप वाला मेथड क्यों है। ओके, उसके लिए हम देखेंगे इस फिगर को। अब यहाँ पे देखिए, एक टीचर ने सिंपल, जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल एक पेपर की स्ट्रिप काटी। उसके बाद उसने क्या किया, उस पेपर की स्ट्रिप को 2 डिफरेंट पार्ट में बताया। ठीक है, यहाँ बेसिकली 1/4 को हमें समझाना है कि अगर एक हिस्से के मैंने 4 हिस्से कर लिए, यानी कि एक हिस्सा था पहले, उसके बाद उसके 4 हिस्से कर लिए, तो उन चारों में क्या डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, उस एक स्ट्रिप के उस 2 के एक और हाफ में और डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 से कितने में हो गया, 1/4 में हो गया। तो ये ज़्यादा ईजी तरीका। अब आप सब बच्चे को साफ समझ में आएगा कि 1 पोर्शन देखिए कितना बड़ा है और 1/4 जो है वो कितना छोटा है। तो साफ पता चल रहा है 1 इज़ ग्रेटर देन 1/4। तो पेपर स्ट्रिप इज़ दी अप्रोप्रिएट मेथड, यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है आपका 1/4 को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school children। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं नीचे, जो 1 by 1 अभी आएंगे आपको। उन चारों में से आपको बताना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान, यानी कि आपको पता है आजकल हर स्कूल में बहुत कंपलसरी हो गया है कि आपको कोई बच्चों को पढ़ाते टाइम पे लेसन प्लान बनाना है। व्हाट इज़ लेसन प्लान, कि आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे। ओके, दिस इज़ कॉल्ड योर लेसन प्लान। अब जब आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो इन चारों में से ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि आपको माइंड में रखना है लेसन प्लान बनाते टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपके लिए ज़रूरी। कौन सी क्लास के बच्चे, अगेन वही प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि छोटी क्लास के बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, तो हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, यानी कि आप मैथमेटिकल कंसेप्ट को स्ट्रक्चर 1 by 1 करके बता रहे हो। ओके, गुड, नाइस ऑप्शन हो सकता है ये। सेकेंड ऑप्शन करते हैं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट। सेकेंड ऑप्शन है कि आप इस तरह का लेसन प्लान कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसमें आप बच्चों को अलाउ करोगे, यानी कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो खुद से अपने हिसाब से कंसेप्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सके, यानी कि बना सके। यानी कि आपने बच्चों को पूरा क्वेश्चन करके नहीं दिया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा, आपने हाफ क्वेश्चन करके दे दिया, उस हिसाब से बच्चे क्या करेंगे, अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का आप लेसन प्लान बना रहे हो, उसमें सब कुछ कर कर आके नहीं दे रहे, आप उसमें से बच्चों को खुद से सोच रहे हो कि बच्चा अपना माइंड यूज़ करे और इन चीज़ों को करे। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है, राइटिंग एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चंस फॉर रेफरेंस, यानी कि आपने क्या किया, सिर्फ एक लेसन उसमें एक्टिविटीज़ लिख दी और उसके बाद क्वेश्चंस लिख दिए और रेफरेंस के लिए बता दिया आपको। ये तो हमारा जनरली एनसीईआरटी की बुक्स में भी होता ही है। ठीक है, व्हाट इसमें अलग क्या है। फोर्थ ऑप्शन इज़ फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि भाई जो सीक्वेंस बुक में दिया हुआ है उसका आपने टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसका सीक्वेंस आपने फॉलो कर दिया, पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि इन चारों ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के बाद किसी को भी डाउट होगा कि कौन सा होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट वाले में डाउट हो सकता है, बट दी यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर्ड मैनर जो है वो ठीक है, इट्स गुड, बट सेकंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम बच्चे को खुद से कंस्ट्रक्ट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, यानी कि बच्चा खुद से सीखे, उसको सब कुछ कर करा के या पूरा लिख के ना दे, हम इस तरीके से क्वेश्चन दें उनको ताकि बच्चा अपना माइंड यूज़ करे और क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट। ओके, क्लियर है। मैं स्टिल आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप ज़रूर लिख के बताइए, हम उसे दोबारा या दूसरे तरीके से समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने अपने लेवल पे पूरी कोशिश करी है कि बच्चे को एक एक छोटी छोटी चीज़ भी बिल्कुल समझ में आ जाए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। इसमें क्या पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, यानी कि कोई बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा अचीव नहीं कर पा रहा है, जिसे कि हम अंडर अचीवमेंट भी बोलते हैं, तो इन चारों में से उसको क्या फैक्टर हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या हो सकता है अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। सबसे पहला है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड,
यानी कि बच्चे का सोशल, घर में कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, कल्चरल उसके घर में किस तरह का बैकग्राउंड है, वो डिपेंड करता है। सेकेंड ऑप्शन इज नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का नेचर किस तरीके का है, उसमें हार्ड है, टफ है, ईजी है, कुछ भी है। थर्ड है इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन, यानी कि स्वाभाविक, बच्चे की खुद की इच्छा, खुद नॉट इच्छा भी नहीं, स्वाभाविक, यानी कि स्वभाव से कैसा है, वो सीखना चाह रहा है कि नहीं सीखना चाह रहा। एंड फोर्थ वन इज जेंडर, यानी कि जेंडर एक जो है लड़का लड़की, इससे फ़र्क पड़ता है अगर वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहा। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए, अब कई बार क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन में डाउट होता है कि यार ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको सही आंसर पता है, ओके, या अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो आप ये ढूंढिए कि क्वेश्चन में कौन सा गलत आंसर है, यानी कि आप गलत आंसर को आउट करते जाइए, तो जो बचेगा वो सही आंसर होगा। यहाँ पे हम वही फॉर्मूला से मैं आपको समझाऊंगी कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं जेंडर, ओके। अब आप बस सोचिए कि क्या लड़का और लड़की, मेल और फीमेल इफेक्ट कर सकता है किसी के अंडर अचीवमेंट के? नो, तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। थर्ड है इनेट एबिलिटी ऑफ, देखिए बच्चे के खुद का स्वभाव से। अब बच्चे का स्वभाव जो है वो अपने आप से खुद नहीं बनता, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम बच्चे का स्वभाव किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, उसे क्या अच्छा करना है, उसे मोटिवेट करना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इज नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर सबके लिए सेम होता है, किसी बच्चे के लिए अच्छा, किसी बच्चे के लिए ख़राब नहीं होता, तो वो सबके लिए सेम होता है, यानी कि उस पर भी कोई डिपेंड नहीं करता कि मैथमेटिक्स में अंडर अचीवमेंट हो उस बच्चे की, ओके। जब किसी अच्छे करने वाले बच्चे के लिए तो सेम वही चीज़ ख़राब करने वाले बच्चे के लिए भी है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ऑप्शन क्या बचता है? फर्स्ट, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, येस इट कैन बी, वही मिलता ना, इट कुड बी द रीज़न कि हाँ बच्चा थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सोशियो कल्चर बैकग्राउंड हो सकता है बच्चे के घर में, क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सब कुछ है, इस तरह का एनवायरनमेंट ना हो कि वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे समझ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए हमें बिसाइड बुक्स के अलावा भी हमको आसपास की चीज़ों को बहुत नोटिस करना पड़ता है, तभी हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसीलिए ये तरीका है जहाँ पे आप ऑप्शंस को अलग करते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या बचा? ये हो सकता है, क्योंकि ये फिर भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सोशल कल्चर बैकग्राउंड, ओके। सो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके मैंने बताया, या तो आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप चार ऑप्शन में से बताएंगे दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। अगर आपको डाउटफुल हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या टेक्निक अपनाएंगे कि आप रॉन्ग जो आंसर है उनको एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे जो आपका बच जाएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रीवियस वीडियो में, कहीं पे भी, तो आप ज़रूर लिख के बताइए। और आप बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस 5 जो मैंने आज समझाए वो अच्छे समझ में आए कि नहीं आए। प्लीज़ आपके रिव्यूज़ का ज़रूर वेट करती हूँ मैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का बटन होगा आपकी वीडियो के नीचे जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं और आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है बेल का, नोटिफिकेशन बेल। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे उसके बाद एक बेल आ जाएगा, आप उसे भी प्रेस कर दोगे तो वो आपका ग्रे कलर का हो जाएगा और आपका क्या होगा, वो नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाएगा, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एक नया वीडियो आ चुका है और आप जल्दी से उसे देख लीजिए। क्योंकि गाइज अभी CTET का एग्ज़ाम आने वाला है, सो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताइए, मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते आते रहूँगी। चल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।